हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते बहुत अच्छा होगा। चलो आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आईटी का क्वेश्चन बैंक मैं लास्ट क्लास 19 तक सोल्व कर चुका था। आज मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ। 20 से लेकर के 30 तक मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, एकदम ध्यान से पढ़ना। कहता है कि an infinitely long cylinder is kept parallel to uniform magnetic field। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों? यूनिफॉर्म है। तो जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहां पर जीरो है, यानी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो पूछ रहा है आपसे क्या कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यार जब चेंज इन फ्लक्स ही जीरो होगा तो ईएमएफ भी जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा तो करंट जीरो होगा। क्लियर है ना? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू d∅dt। जब ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा तो फिर इंड्यूस करंट कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ d∅dt, यही लेंज लॉ में एक माइनस आ जाता है। क्लियर है ना? चेंज इन फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ जीरो। जब ईएमएफ जीरो तो करंट, इंड्यूस करंट का वैल्यू जीरो। क्लियर है? जीरो बटा समथिंग जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। ये क्लियर हो गया? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा यार। जब चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो क्या होगा? इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखो। क्या कहता है? द फिगर शोज सर्टेन वायर सेगमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कोप्लेनर लूप। देखो ये कोप्लेनर लूप बनाया गया। कहता है कि वायर सेगमेंट जोड़ जोड़ करके इसको कोप्लेनर लूप बनाया गया है। देखो ऐसे लूप है, फिर ऐसे आया। क्लियर? अब आगे देखो क्या कहता है। कहते हैं द लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यहां यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है? इन द डायरेक्शन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ फिगर। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस बता रहा है किधर? इनवर्ड। बी फील्ड का डायरेक्शन यहां पर क्या है बच्चों? अंदर की तरफ है। आगे देखो क्या कहता है। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंक्रीजेज। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल है, इंक्रीज कर रहा है। तो अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? विथ टाइम I1 and I2 are the currents in the segment AB। मतलब कि इसमें AB में क्या माना है? I1 माना है, इसमें I2 माना है। क्लियर? देन I1 ग्रेटर, I2 ग्रेटर, ये सब क्या होगा? यही आपको बताना है। चलो देखो इधर आप क्या देख रहे हो? ये लूप है ना? लूप में मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बढ़ रहा है? अंदर की तरफ बढ़ रहा है। यही लूप है। लूप के अंदर देखो ये बढ़ रहा है। तो इसमें करंट ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा नहीं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए करंट का डायरेक्शन यदि ऐसा हो जाए, इसमें ऊपर की तरफ, तो देखो ना जिधर करंट का डायरेक्शन उधर 4 फिंगर, और जहां पर निकालना होता है वहां थंब, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग क्या करते हो? राइट हैंड से निकालते हो तो उससे दिक्कत होगा। क्लियर है ना? लेफ्ट से निकालो फटाफट होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? निश्चित रूप से करंट का डायरेक्शन बच्चों ऐसा हो जाएगा। नहीं, यही करंट देखो ऐसे घूम के जाएगा क्योंकि कनेक्टेड है ना। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर? तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसको घटाना होगा। तो इस इंड्यूस करंट के कारण डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का? इधर की तरफ। तब ना दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो बी वाला अंदर बढ़ रहा है तो एक इधर हो जाएगा तो क्या होगा? मोर माइनस लेस घटाओगे। क्लियर? इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड को अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा? उसको घटाएगा, यानी ऐसा इंड्यूस करंट होगा ताकि उसको घटाए। इसके कारण भी देखो
बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके कारण। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो ए से बी डायरेक्शन हो गया, यहां पर डी से सी। इतना तो तय है कि यही करंट जो है इस लूप में मूव कर रहा है, तो I1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही I2 का मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, I1 बराबर I2 होगा, तब ए ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। I1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए। कहता है कि I1 का डायरेक्शन बी से ए। बी से ए है क्या? कहां यार, ए से बी है। I1 इज इन द डायरेक्शन ए बी, ये सही बात है। क्लियर? I2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ डी सी। डी से सी देखो I2 का डायरेक्शन है। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको भेजा में घुसा होगा। भेजा मतलब माइंड यार, माइंड में घुसा होगा नहीं। तो देखो, जितना भी आप चाहे मॉडर्न फिजिक्स बना रहे हो, चाहे हीट का बना रहे हो, चाहे करंट का बना रहे हो, करंट में सर्किट पार्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सब क्या दिख रहा है? सब आसान ही पूछा है आईआईटी में। अब समझ लो, जब आईआईटी में इस तरह का थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है तो नीट वाला को तो कहने बेकार है। बात समझ रहे हो ना? इसलिए नीट वाले स्टूडेंट जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है आईआईटी में पूछा हुआ वो सब बना जाओ, केवल सब्जेक्टिव वाला आप छोड़ देना। क्लियर है? उसके बाद तुम नीट का क्वेश्चन में बनाओ या ना बनाओ, जाओ एकदम धुआंधार कर दोगे एग्जाम में, सही बता रहा हूं। चलो देखो आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखना 22। अब इसमें ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन एक लाइन पढ़ो, समझो पहले उसे। कहता है कि एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा वेरिएबल है। क्लियर है? एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटेंस। क्लियर है ना? कैपेसिटेंस से क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। फर्दर क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ये दोनों सीरीज में है जी। सी और आर क्या है? सीरीज में है। व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज, जब ओमेगा बढ़ेगा तो क्या सब होगा? ध्यान देना इधर। पीक वैल्यू आई का क्या लिखोगे? वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये लिखते हो ना? क्लियर? जब पीक वैल्यू ये बढ़ेगा तो आरएमएस वैल्यू बढ़ जाएगा। आई आरएमएस क्या लिखते हो? आई नॉट बाई रूट 2। जब आई आरएमएस बढ़ जाएगा तो पावर क्या जानते हो? वी आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस फाई लिख जानते हो कि नहीं? जब आई आरएमएस बढ़ गया तो क्या समझते हो? पावर बढ़ जाएगा कि नहीं? जब पावर ही बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ग्लो करेगा। पावर बढ़ेगा कैसे? देखो, एक्सी बराबर क्या जानते हो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आप लोग पढ़े हो, 1 बाई ओमेगा सी होता है यार। सी तो कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा कर रहा है कि बढ़ा रहे हो, तो ओमेगा बढ़ाओगे तो ये घटेगा ना। एक्सी घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, तो आई नॉट बढ़ेगा। जब आई नॉट बढ़ जाएगा तो आरएमएस बढ़ जाएगा। जब आरएमएस बढ़ जाएगा तो पावर होता है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। पावर का फॉर्मूला यही जानते हो ना? वी आरएमएस आई आरएमएस, अरे एसी में यही ना लिखते हो? वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। यहां पर कॉस फाई को क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर बोला जाता है। कॉस फाई को क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। cos phi is power factor. This is power factor PF. क्लियर? तो निश्चित रूप से जब आई आरएमएस बढ़ जाएगा तो यहां पावर क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? जब पावर बढ़ जाएगा मतलब 1 सेकंड में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा तो ब्राइट न दिखेगा। तो कहता है कि द बल्ब ग्लो डिमर, डिम हो जाएगा जी। द बल्ब ग्लोज ब्राइटर, यही तो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये आईआईटी 2010 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ो।
कहता कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू ए मच बिगर सर्कुलर लूप। मतलब क्या समझा, एक बहुत बड़ा सर्कुलर लूप है, एक छोटा सर्कुलर लूप है। क्लियर? द सेंटर ऑफ अ स्मॉलर लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ बिगर लूप। मतलब कि बिगर लूप का जो एक्सिस होगा उसी पर छोटा वाला का भी सेंटर है। क्लियर? मतलब जस्ट लाइक ऐसा है, देखो यही लूप है, ये बिगर वाला हो गया, इसी एक्सिस पर एक छोटा वाला है। समझ में आया होगा? क्लियर? इसका रेडियस स्मॉलर मान लो। अब आगे देखो क्या करता है। स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.3 सेंटीमीटर, और बड़ा देखो डेटा लिखते जाओ, क्वेश्चन बनेगा ही। बड़ा वाला का कितना दिया हुआ है, कितना था जी, 20 सेंटीमीटर। यार बात है, उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है नहीं। अब आगे देखो, द सेंटर ऑफ स्मॉलर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इफ ए करंट ऑफ 2.0 एम्पियर फ्लोज थ्रू द बिगर लूप, इसमें आई का वैल्यू दोस्तों कितना दे दिया है, इसमें आई का वैल्यू दिया है बच्चा 2 एम्पियर दिया है जी। फ्लोज थ्रू द बिगर लूप देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉलर लूप इज, इससे फ्लक्स निकालना। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना। तो एक्सिस पर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुका था। बी निकालने के बाद इसके एरिया में गुना कर दो यार, बन जाएगा। नहीं, क्लियर है? चलो देखो, तो सबसे पहले बी का फॉर्मूला क्या जानते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस क्या मान लो, स्मॉलर। स्मॉलर तो मान चुके हो, कुछ मानो ना जी, एबीसी कुछ मानो नहीं यार। चलो एक्स ले लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर पावर कितना, 3/2। यही आता है ना फॉर्मूला। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स होता है जी। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ कितना है, 1 है। नहीं, एन का वैल्यू पुट करो, पाई से पाई कैंसल, 2 भी कैंसल, सबका वैल्यू दिया हुआ, तब काटो नहीं, ठीक रहेगा। इसको रहने दो, 4 पाई। ऐसे डायरेक्ट म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू इतना पुट कर सकते हो। 2 पाई, पाई की जगह 3.14 या 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह 0. आई का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो 0.2 का होल स्क्वायर, अब प्लस एक्स की जगह 15 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 0.15। बोलो लिख सकते हो कि नहीं, 3/2। क्लियर? इसको कैलकुलेट करोगे कैसे, देखो उधर 10 टू पावर -7, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 3.14 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई, इसको देखो क्या करोगे, ये 0.04 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0225, पावर कितना, 3/2। देख सकते हो कि नहीं बताओ। इसको जोड़ोगे अंदर में, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यही ना, पावर 3/2। तो देखो 1/2 पावर मतलब क्या, रूट। 1/2 पावर मतलब रूट होता है इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई
इसको 0.25 लिख सकते हो ना रूट करके, तो 0.25 का क्यू हो जाएगा। अरे 1/2 मतलब क्या, रूट, तो इसका रूट निकालोगे तो इतना आ जाएगा, इसको गुना करो ना 625 आएगा। अब 4 डिजिट के बाद डेसिमल। अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, देखो इसको 3 बार लिख सकते हो ना, 0.25 0.25 0.25, ठीक। तो 0.25 है तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 25, कितना 4 टाइम्स, मतलब 3 को 4 ऊपर लिखना होगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये वो तो पहले से था, 3 और जोड़ दिए, 3 इंटू 1.4 इंटू 0. इसको आप कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 16 216, ठीक है। 16 इंटू 16 256 ना जी, 256 इंटू 0.04 इंटू 3.14, इसको कैलकुलेट करो, इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा 256 इंटू 0.04 इंटू 3.14, 32.1536 आ रहा है। तो 32.2 लगभग लिखो ना, क्लियर। ये आपका टेस्ला हो गया। अब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, कितना हो जाएगा बी की जगह इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 0.3 सेंटीमीटर था, तो मीटर में 0.003 इतना, ये वेबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना जो आएगा, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, फ्लक्स का यूनिट वेबर ना जी, अच्छा डब्ल्यू कैपिटल बी एस में कितना आंसर आ रहा है, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू 0. स्क्वायर, ये आ रहा है 0.009086 इंटू 10⁻⁻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 .08 होगा, इसको 7 कर दो राउंडिंग अप करके, इसको क्या लिख सकते हो, वो 9.1, और 5 से ज्यादा था अगला में एक डिजिट जुटेगा, माइनस 7 से बढ़ने जाएगा जी, ये कितना डेसिमल इधर गया 3, 1 2, एक और 0 है, सॉरी एक और 0 है इसमें, अब ठीक है। तो 2 डिजिट 4 डिजिट इधर शिफ्ट किया, तो 4 डिजिट यहाँ पर और बढ़ेगा ना, तो -11 हो जाएगा, क्लियर। इसको क्या लिखोगे, लगभग -11 वेबर, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन सिलेक्ट करो कौन सा होगा। देखो यही केवल एक थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथ गया है, बाकी सब तो ठीक ही था। कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर था 23 नंबर। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्या करता है। कहता है कि इन ए एलसीआर सर्किट एज शोन इन
फिगर बोथ स्विचेज आर ओपन इनिशियली, दोनों स्विच अभी शुरू में ओपन है जी, तो ओपन है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। कहता है कि नाउ स्विच S1, स्विच है छूट गया है, S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। ये कंप्यूटर ऑपरेटर छापा है, IIT का क्वेश्चन में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं छापा होगा जी। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर जो छाप करके किताब बना दिया, तो वही एस छोड़ दिया। आर क्लोज्ड, Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, टाउ इज इक्वल टू आर, से टाइम कांस्टेंट है, इज कैपेसिटेंस टाइम कांस्टेंट लिख भी दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2013 में मेंस एग्जाम में आया हुआ है, जेईई मेंस। वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। ये तो कैपेसिटर चार्जिंग के केस में होता है, होगा नहीं। इसमें आ जाओ, कहता है कि दोनों को क्लोज किया है, तो जैसे ही क्लोज करोगे तो क्या सब होगा। ये क्या होगा, शुरू में ओपन सर्किट काम करेगा, एट इन्फिनाइट टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये क्या होगा, शुरू में ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, बाद में ये वाला कैपेसिटर, ये तो रेजिस्टर है ना, ये वाला शॉर्ट सर्किट का काम करेगा कैपेसिटर वाला, अब बाद में ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी फुल्ली चार्ज के केस में। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, अब यहां पर ध्यान देना, इधर इसको जो है वोल्टेज कितना है, भी कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है नहीं, तो इसके अक्रॉस भी वोल्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये आरसी सर्किट का काम कर रहा है, तो इसमें जो है करंट का वैल्यू कैसे चेंज होगा, चार्जिंग होगा ना, तो चार्जिंग का क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये लिखते हो ना। टाउ इज टाइम कांस्टेंट आरसी दिया हुआ है, Q नॉट के जगह क्या पुट करोगे, मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पर, जब T का वैल्यू इन्फिनाइट होगा, तो T का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, तो Q के जगह Q नॉट हो जाएगा, Q नॉट बराबर हो जाएगा CV। क्लियर, तो यहां भी दिया है तो भी रहने दो, Q इज इक्वल टू CV। चलो CV वाला तो भी रहा है। अब देखो T का वैल्यू कितना लेना है, टाउ, तो टाउ लोगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये आएगा कभी कभी नहीं आएगा। इसमें आ जाओ, T का वैल्यू 2 टाउ लो, तो 2 टाउ लोगे तो e के पावर -2 हो जाएगा, e के पावर -2 है, होगा ना। इसको याद क्या लिख सकते हो, Q बराबर Q नॉट के जगह CV, 1 माइनस ई, अब माइनस टी के जगह 2 टाउ पुट करो, तो टी के जगह 2 टाउ डिवाइडेड बाई टाउ कितना आ रहा है, CV इंटू 1 माइनस ई के पावर -2 आ रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन तो मैच कर रहा है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये RC R और C, तो चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा, सॉरी चार्ज जो है Q बराबर क्या लिख सकते हो, Q नॉट। क्लियर है ना, चार्जिंग हो रहा है, कैपेसिटर चार्जिंग, तो कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है, तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला ये होता है, नहीं यार डिस्चार्जिंग वाला Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, ये डिस्चार्जिंग के लिए होता है, और चार्जिंग के लिए होता है। एक सेकंड यार कट जाएगा, तो डिस्चार्जिंग रहता तो ये फॉर्मूला लगाते। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये भी 2013 मेंस एग्जाम में आया हुआ, कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स। डैम्प्ड ऑसिलेशन
एक्सपोनेंशियली घटते जाता है, क्लियर है ना डैम्प्ड ऑसिलेशन में, तो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो देखो एक्सपोनेंशियली हो रहा है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ई के पावर -5 है, क्लियर, ठीक। इन अनदर 10 सेकंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स। बात समझ गया ना? तो अनदर 10 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा -15। बोलो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट भी होगा कुछ, तो कांस्टेंट से हमको क्या मतलब, कितना टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। तो देखो केवल आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई के पावर -5 लिख सकते हो कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, ई के पावर -5 इंटू ई के पावर -5 इंटू ई के पावर -5। ये सेम रहता है बाबू, तो ऊपर वाला पावर क्या होता है, जुड़ते जाता है, ठीक है। तो एक में दिया है कितना टाइम्स, 5 सेकेंड में दिया है 0.9 टाइम्स ओरिजिनल का, ठीक है। तो ओरिजिनल यहां पर होता है, क्लियर। डैम्प्ड ऑसिलेशन का यही ना फॉर्मूला होता है, 2 यही फॉर्मूला होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल नंबर है ना, तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। ये हो गया इनिशियल, ये नॉट क्या हो गया, इनिशियल हो गया। ये ई के फंक्शन में -BT/2m, डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्लियर है। तो चलो -e के पावर -5, ठीक है, टाइम ट्रिपल कर दिए, बात समझ गया ना। और कांस्टेंट इसमें भी गुना रहेगा, इसमें भी गुना रहेगा, इसमें भी गुना रहेगा। तो 0.9 टाइम्स, इसके लिए भी 0.9 और इसके लिए भी 0.9, ये तीनों को गुना करो आप, तो कितना हो जाएगा 0.81 और ये 0.9। देखो गुना करने की जरूरत नहीं है, 9 8 जा 72, 72 कौन आ रहा है, ये आ रहा, क्लियर। 0.729 आंसर, समझ गया ना। तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन। ये समझ में नहीं आया, चलो देखो फिर से बता रहा हूं। अरे यार, डैम्प्ड ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर A0 ई के पावर -B/2m इंटू टी, यही होता है ना, ठीक है। टी देखो ये एक्सपोनेंशियली है, टी जो है बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली घटते जाएगा। इसको कुछ कांस्टेंट मान लो ना, A0 ई के पावर -αt, क्लियर, ठीक है। अब टी का वैल्यू तुम 5 पुट करो, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, A0 ई -5 अल्फा हो जाएगा कि नहीं, बता दो, ठीक, ठीक है। फिर मतलब कि इतना टाइम्स घट गया ओरिजिनल से, अरे ई के पावर -5 तो नीचे आएगा ना, तो डिनोमिनेटर में भाग दोगे, ई का वैल्यू 2.718 होता है, इसको लिखोगे ना यार, A0 डिवाइडेड बाय ई के पावर 5 अल्फा, ई का वैल्यू होता है लगभग 2.718। अब बताओ 1 से बड़ा पर यदि स्क्वायर करोगे, क्यू करोगे तो और बढ़ ना जाएगा, तो ये नीचे वाला ज्यादा होगा, तो ये ए का वैल्यू कम जाएगा, और टाइम आगे देखोगे तो और कम जाएगा। क्यों कमेगा, क्योंकि फर्दर 5 सेकंड में देखोगे तो कितना हो जाएगा, अब शुरू से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, -10 नहीं, अरे 5 और 5 10 सेकंड में देख रहा हूं, क्लियर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A0 ई के पावर -5 अल्फा इंटू ई के पावर -5 अल्फा, लिख सकते हो कि नहीं, बता दो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इतना ही, यही ना है, और इतना टाइम्स क्या हो गया है, घट गया है। देखो इतना टाइम्स घट गया मतलब उससे भाग दिया जाएगा, इतना टाइम्स बढ़ गया मतलब उसको गुना करना होगा, तो इससे भाग दिया, इतना टाइम्स घट गया, तो
तो इतना टाइम्स घटा शुरू में, फिर इतना टाइम्स घटा, तो गुना होते जा रहा है ना। तो ये इतना टाइम्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया 0.9 टाइम्स ऑलरेडी। शुरू में 5 सेकंड में कितना घटा है, 0.9 टाइम्स। मतलब बाबू इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है 0.9 टाइम्स। ठीक, तो 10 सेकंड में फिर ये भी 0.9 हो जाएगा। ऐसे 15 सेकंड रहता तो क्या लिखते, ऐसा लिखते, तो इसको लिखता है A नॉट। अब इसको घटाना है तो 15 टाइम्स नीचे आएगा तो डिवाइड ना होगा। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.9 है तो न्यूमरेटर में है गुना होगा e के पावर -5 अल्फा इंटू e के पावर -5 अल्फा इंटू e के पावर -5 अल्फा। ये भी 0.9 दिया हुआ है, ये भी 0.9 दिया हुआ है, ये भी 0.9 दिया हुआ है। तो अब बताओ ये तीनों गुना हो जाएगा कि नहीं। तो इतना टाइम्स क्या हो जाएगा, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड का घट के हो जाएगा। तो तीनों गुना करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या करता है। कहता है कि इन द सर्किट शोन हियर, इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट C इज केप्ट कनेक्टेड टू द पॉइंट A। C वाला जो है A से कनेक्टेड है, मतलब अभी अभी ये दोनों कनेक्ट किया हुआ है। फर्दर क्या कहता है, A कनेक्टेड टू द पॉइंट A टिल, कब तक कनेक्टेड है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कांस्टेंट। तो शुरू में कनेक्ट करोगे तो ये ओपन सर्किट का काम कर देगा नहीं, और इन्फिनाइट टाइम पर ये शॉर्ट सर्किट का काम कर देगा। तो फाइनली करंट इसमें क्या हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इन्फिनाइट टाइम पर आपसे पूछ रहा है, इन्फिनाइट टाइम पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये आई का वैल्यू हो जाएगा V/R। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे दो। आफ्टर व्हाट, क्या ये कौन वर्ड लिख दिया, आफ्टर व्हाट सडनली, ये है, ये क्या है, सडनली। कंप्यूटर में बेटा छपता है यार, छूट गया होगा। सडनली पॉइंट C इज डिस्कनेक्टेड। अब कहता है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम A एंड कनेक्टेड टू, तो जाहिर बात है ये फुल्ली क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा ना जी। ये अब इससे कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर है, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया होगा इन्फिनाइट टाइम पर। कहता है आगे, कनेक्टेड टू पॉइंट B, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। अब देखो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और यहां पर लॉस होगा नहीं। तो इस लूप में यदि आप घूमते हो तो नेट कितना हो जाएगा, नेट जो है VL प्लस VR 0 हो जाएगा। इसमें कोई बैटरी है नहीं, नेट कितना हो जाएगा, 0 KVL अकॉर्डिंग टू KVL। अब यहां से आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज का रेशियो, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो जो पहले है उसको न्यूमरेटर में रखना है, R वाला ऊपर और इंडक्टर वाला नीचे। एट T बराबर L/R विल बी, चलो देखो, तो VR बराबर -VL, तो VR/VL ना पूछ रहा है आपसे, -1, यही तो आंसर हो जाएगा। ये रहा,
क्लियर है बाबू? ठीक है यहां तक? चलो, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अरे नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना होगा, इसके क्रॉस सबका सम करेंगे तो यार इसमें बैठी तो है नहीं। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि एन इंडक्टर एल दिया हुआ है, रेजिस्टर भी दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देख रहे हो, टू ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट ईएमएफ इन ए सर्किट शोन बिलो, द की K1 हैज बीन केप्ट क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है कि K1 को लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज कर दिया गया। लॉन्ग टाइम बोले मतलब टी इंफिनाइट, तो टी इंफिनाइट पर ये शॉर्ट सर्किट का काम कर देगा नहीं, तो मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना हो जाएगा? 15 बाई 0.15 किलो, किलो मतलब 10/3, इतना एम्पियर करंट होगा। क्लियर? मैक्सिमम आई नॉट मान लो इसको। अब आगे लो, टी बराबर 0, K1 इज ओपन, अब इसको ओपन कर दिया गया, एंड की K2 इज क्लोज्ड, इसको क्लोज कर दिया गया। इसको ओपन कर दोगे तो इधर करंट नहीं जाएगा, फिर क्या होगा कि ये जो एनर्जी स्टोर किया था अब एनर्जी ये रिलीज करेगा। पीछे वाला ही कैसा रहा? नहीं, लेकिन वहां वोल्टेज का रेशियो पूछ रहा था, यहां सर्किट में करंट आपसे पूछ रहा है। कब? जब टी का वैल्यू इतना होगा तब। तो डिस्चार्जिंग करंट इंडक्टर से कितना फॉर्मूला होता है? आई बराबर आई नॉट टी बाई टाउ, यही होता है ना जी। और टाउ जो है टी आपको दे दिया है 1 ms, और टाउ बराबर जानते हो टाइम कांस्टेंट L बाई आर होता है। L का वैल्यू पुट करो 0.03, और वो है 0.15, 0.03, ये है 0.15 किलो है जी, 3 हो जाएगा नहीं, बोलो, तो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.3, डेसिमल हटाओ ना, इसका भी 2 डेसिमल, इसका भी 2 डेसिमल, तो हट जाएगा 2 डेसिमल, तो 3/15, 3/15 कितना हो जाएगा जी? इतना आ जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, बोलो क्लियर है? अब यहां वैल्यू पुट करो, आई नॉट का वैल्यू निकाल चुके हो, 15 बाई 0.15 इंटू 10⁻³ इंटू ई के पावर -t, टी का वैल्यू कितना है? 1 मिलीसेकंड है। कितना दिया हुआ है? 1 मिलीसेकंड। तो यहाँ टी का वैल्यू 1 मिलीसेकंड पुट करो, तो 1 इंटू 10⁻³ और टाउ की जगह 0.2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा ना यहाँ पर, इंटू 10⁻³ इसके जगह ये कैंसिल हो गया, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 यानी 5 आ जाएगा, e के पावर -5। क्लियर? अब चलो e के पावर -5 आपको दिया हुआ है, देखो e के पावर 5 का वैल्यू 150 दे ले, तो इसको नीचे लाओगे तो e के पावर 5 हो जाएगा, तो 100 और e के पावर 5, और e के पावर 5 का वैल्यू लगभग कितना दिया हुआ है? 150, तो 100 बाई इतना में जी, 1 0 कैंसल, मान से काट ना दो, 2 ये 3, मतलब 2/3, तो इसको लगभग 2/3 मतलब कितना? 0.67 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर, बोलो 0.67 मिली एम्पियर, यही करेक्ट हो जाएगा ना?
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको भेजा में घुस गया होगा। तो देखो जब भी इस तरह का हो तो इंडक्टर रेजिस्टर है, पहले फुल्ली इसको क्या कर दिया, एनर्जी स्टोर कर दिया, उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग करंट वाला फॉर्मूला है, यही कैपेसिटर रहता। तो डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Q बराबर Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यही यदि कैपेसिटर यहां होता तो फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, Q बराबर Q नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये फॉर्मूला हो जाता ना। क्लियर है? याद रखना, बस इंडक्टर में Q की जगह I हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या करता है। कहता है कि एन आर्क लैंप रिक्वायर्स डायरेक्ट करंट 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट to function if it is connected to 220 volt or RMS voltage V सोर्स का आपको दिया हुआ है, तो V बराबर क्या जानते हो, VRMS दिया हुआ, AC सप्लाई, द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू, तो RL सर्किट है तो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर लिख सकते हो, V स्क्वायर बराबर। क्लियर? जानते हो ना ये बात तो जानते हो। अब आगे देखो, V के जगह 220, VR के जगह कितना ही 80, अब VL स्क्वायर, लैंप के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो इंडक्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड था, तो RL सर्किट हो गया, VL यहां से निकाल लो, अंडर रूट 220 स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। क्लियर? लिख सकते हो ना। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बाई दूनी 44 और बाई दूनी 44 4 48 लिख सकते हो ना जी। अगर 22 टू जब 44 होता है कि नहीं, 22 टू जब 44 और 44 अब 4 कैरी 48 माइनस 400 घटा दो, कितना रहा, रूट अंडर 0 0 और ये 4 0 और 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 42,000 आ जाएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद इसका रूट निकालो, कितना रहा निकाल करके बताओ रूट। इसका रूट ये 204.9 के लगभग आ रहा है, यानी लगभग ले लो ना 205 वोल्ट। क्लियर? अब आगे देखो करंट कितना सर्किट में जा रहा है, 10 एम्पियर और सीरीज में है, तो करंट इसमें भी उतना ही रहेगा नहीं, यानी आपका हो गया यहां पर रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, VL डिवाइडेड बाई I, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? VL कितना है 205 और ये है 10, यानी 20.5। इसके जगह ओमेगा इनपुट कर दोगे, L यहां से निकालना है आपको, वही तो पूछ रहा है। सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू, इंडक्टर का देखो इंडक्टेंस का आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट, यानी एल आपसे डिमांड कर रहा है, और 50 HZ दिया हुआ है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखोगे, एल बराबर 20.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ की जगह 50 दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आंसर बता दो कौन सा होगा, इसको कैलकुलेट करो, कितना रहा,
20.5 divided by 50. .065 आ रहा है, 0.065 ये निकालोगे तो ये आ जा रहा है अप्रोक्स 0.065 हेनरी, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ये रहा आपका करेक्ट। तो ये 28 आपको भेजा में गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या करता है? कहता है इन ए क्वाइल, चलो इसमें क्या करोगे? कहता है कि 29 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है इन ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम a current is induced by changing the magnetic flux through it, so as shown in figure. The magnitude of change in flux through the coil. Change in flux आपसे डिमांड कर रहा है। तो E बराबर d5/dt जानते हो, यही आपको चेंज इन d5 निकालना है। क्या होगा? तो E/R इधर 1/R d5/dt, इसके जगह I लिख सकते हो क्या? 1/R d5/dt। क्लियर? फर्दर आपको d5 निकालना है, तो इधर कर दो IR, R कांस्टेंट बाहर कर दो, dt, इसका इंटीग्रेट कर दो। नहीं, ये आपका नेट फ्लक्स फाई दे देगा, और R I dt, I इंटू dt, इसका एरिया निकाल लो। I dt क्या देगा? एरिया बाउंडेड बाई कर्व, यही ना? कितना हो जाएगा? सब ऐसे यूनिट में है ना, ये सेकंड में, ये एम्पियर में। चलो ये सही यूनिट में। R का वैल्यू पुट कर दो, और कितना था R का वैल्यू जी? R 100 ओम दिया हुआ है, लो ये हो जाएगा 100 इंटू, इसके जगह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेस हो गया 0.5, हाइट हो गया 10। बेस हो जाएगा 0.5, हाइट हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? ये 5 हट जाएगा, डेसिमल कितना हो जाएगा जी? ये 50 इंटू 5 और 250 वेबर, और 250 वेबर आ रहा है जी। कौन सा ऑप्शन? ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? जल्दी से नोट करो आप लोग। क्लियर है ना? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एरिया क्यों निकाल रहे? यहां पर आई डी टी ना कर रहा है, आई डी टी बहुत सारा होगा, डी टी टाइम में लेते जाओ, तो इसका टोटल एरिया दे देगा, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। मैथमेटिकल टूल्स में आप लोग पढ़ा होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है? कहता है इन एन RLC सर्किट, RLC सर्किट बोलो, LCR सर्किट बोलो, वही चीज ना है। RLC, LCR मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों है। ड्राइवन विथ वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड VM एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। द करेंट एग्जिबिट्स रिजोनेंस, रिजोनेंस हो गया जी। तो रिजोनेंस के केस में ये LCR सर्किट है ना, XL बराबर XC हो जाता है। ठीक है? तो कहता है क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाई, तो क्वालिटी फैक्टर जो हो जाएगा बाबू, Q बराबर ओमेगा नॉट इंटू L बाई R, ये ना क्वालिटी फैक्टर होता है फॉर्मूला। क्लियर? इसका आंसर कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। जल्दी से आप नोट करो, दाएं दाएं।
क्वालिटी फैक्टर हो गया। चलो अब चलो तो मैं को क्या करना है कि जितना मैं क्वेश्चन बताया सबको एक बार देख लेना है, उसके बाद फिर अपने से उसको ट्राई करना है। एक बार करो, 2 बार करते करते एकदम प्रैक्टिस कर जाओ पूरा। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एकदम उखाड़ के फेंक दो, चाहे नीट हो या IIT हो। अब क्या देखा कि कुछ ही क्वेश्चन में लेंथी सॉल्यूशन जाता है, बाकी सब जो है एकदम कम टाइम में उड़ जाता है। तो जब भी एग्जाम में ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन जा रहा है, जनरली उस टाइप का शुरू में क्वेश्चन डाल देता है, तो वो क्वेश्चन को ज्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन जाए तो लास्टली बना दो, नहीं बनता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, इन्हीं की उसी में झुराए रहो। ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी होता है, समझ गया ना। तो जो ना बने उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे में जनरली क्वेश्चन आसान रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टोटल बात समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।